अस्सलाम वालेकुम। CXO ग्लोबल फोरम में खुशामदीद। CXO ग्लोबल फोरम में मैं आपकी होस्ट रुबाब अख्तर और मेरे साथ मेरी को होस्ट माहा मलिक। हम आपके लिए लेकर आए हैं CXO ग्लोबल फोरम विद कैंडिड इंटरव्यू सीरीज। CXO ग्लोबल फोरम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो दुनिया के टॉप नोट CEOs को आपस में मिलवाता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोग अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, जो उनको मुख्तलिफ बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और सेटअप्स की तरफ लीड करते हैं। CXO इस बात पर यकीन रखता है कि तब्दीली हमेशा फ्रेश माइंडसेट में आने वाले क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज से आती है। और आज हमारे साथ हैं CXO कैंडिड इंटरव्यू सीरीज में सैयद रेहान हैदर, जो कि अपनी मिसाल आप हैं, और ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ इनसोर्स पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान की फूड चेन को दुबई में मुतारिफ करवाया है। अस्सलाम, मेरा नाम है महा मलिक और जैसा कि रुबाब ने आपको मेरे बारे में बताया है कि मैंने रुबाब के साथ इस शो को एज अ को होस्ट ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा जा रहा है सर आजकल? लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी? मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह उठ के शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि एक दिन और मिल गया मुझे। जी, तो तो बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो सर मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। हम CXOs मेंबर आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपकी थोड़ी सी छोटी सी एक लाइफ जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, और किस तरीके से क्या क्या चीजें आपने, क्या क्या हर्डल्स आए इस चीज तक आने में? देखें, मेरी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत मतलब ऐसी नहीं है जिसको सुन के लोग खुश होंगे। मेरी जो लाइफ जो जर्नी है, जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था, मुझे याद पड़ता है किसी एक इंटरव्यू में मैंने पहले भी ये आप ही लोगों के फोरम से बताया था कि मैंने पहला बिजनेस 8 साल की उम्र में शुरू किया था, और उस बिजनेस में मैंने जो कुछ कमाया था विद इन 6 मंथ मेरा ख्याल है वो सब का सब लूज कर दिया था मैंने। वो सारे पैसे पॉकेट से कहीं गिर गए थे या किसी ने निकाल लिए। हाँ, आपने एक इंसिडेंट बताया हुआ है बस वाला के, जिसमें आपकी पॉकेट को किसी ने। तो ये तो सर एक तो बहुत बड़ा लॉस था। तो फिर रिकवरी आपने, ऑब्वियसली जब आप एक अर्न करते हो एक अमाउंट, तो उससे एक इंसान के ऊपर एक प्रेशर आता है कि जो कमाया वो गया। तो मेंटली एक बंदा बहुत एग्जॉस्ट होता है। तो आपने उस चीज को किस तरह से रिकवर किया? देखिए, असल में ये तो आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह से सोचता है। मैं आपको इससे लिंक करूं कि एक छोटी सी बात से कि एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस आदमी का किस की कहानी है, क्या है कहानी। ये कि एक किसी जगह का सरदार या जनरल, सरदार या मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर, ये पुराने जमाने की बात है। उस वक्त सरदारी निजाम और बादशाहत होती थी। तो वो जो है एक दिन उसके ऊपर अटैक होने वाला था। उसके एनिमी, दुश्मन उसके अटैक करने वाले थे। तो वो अपने जनरल को लेकर वो एक पहाड़ी पे चढ़ के जाके देखने लगा कि यार दुश्मन कितने हैं, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊं उससे। तब उसने जब उस तरफ देखा तो उसको बहुत बड़ी तादाद नजर आई, अपनी फौज से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद। तो उसके जनरल भी उसके साथ था। तो जनरल ने उससे पूछा कि जनाब ये बताइए, क्या हम ये जंग जीत लेंगे इतनी बड़ी फौज के साथ मिलके? जी सर। तो सरदार ने उसके तरफ घूम के देखा और कहा कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं जीत लूंगा या नहीं, हार जाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये इतने लोगों को जिनको हम जंग के दौरान मारेंगे, जिनकी जान ले लेंगे, कत्ल करेंगे, उनको हम दुश्मन समझ के, उनको हम दफनाएंगे कहाँ? तो ये दो तरह की सोच है। आप अपनी सोच को किसी भी इंसिडेंट से लिंक कर लेते हैं नेगेटिव की तरफ, या आप लिंक कर लेते हैं पॉजिटिव की तरफ। फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि अल्लाह के तरफ से पैसा जो है वो किसी एक आदमी के पास हमेशा नहीं रहता। पैसा, मनी साइकिल में मूव करता है। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास जाएगा। कोई ठीक है। हमेशा अमीर नहीं रहता और कोई हमेशा गरीब नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगा कि जो पैसा मेरे पास आया था उसका टाइम
इतनी ताकत ना मेरा है, अब ये किसी और के पास चला गया, और घूम के मेरे पास जब वापस आएगा तो वो आदमी जो मेहनत करेगा, वो जो एडिशन होगा, शायद मुझे अब इससे ज्यादा पैसा मिले। तो ये असल में मैंने आपको सेल्फ मोटिवेट किया इस बात से। 8 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती। मैं एग्जैक्टली अल्फाज तो आज बोल रहा हूँ वो वाले जो मैंने, लेकिन उस वक्त मेरे ये अल्फाज नहीं थे। उस वक्त मेरी सोच ये थी कि यार ये मेरे पास से गया है तो किसी वजह से गया होगा। मुझे बहुत झटका लगा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी इससे बहुत ज्यादा फिर वापस अर्न कर लिया। तो मेरी स्टार्ट तो यहाँ से हुई थी। इसके बाद मुझे याद पड़ता है कि 2008 में, शायद 2008 में या 7 में मैं एक बहुत बड़ी आईटी की कंपनी में एज अ जीएम काम करता था। तो मुझे अपनी कंपनी बनाने का शौक हुआ कि जी मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ अपने लिए, लेकिन मैं किसी और के लिए अर्न करता हूँ, उसमें एक मेरा हिस्सा मिलता है, बहुत जायज हिस्सा था, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं थी उससे। लेकिन जब मैंने फिर ये कंपनी बनाई तो मेरे पास एसेट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। मैं असल में बहुत अमीर घर का बहुत गरीब आदमी था, उसमें बहुत अमीर फैमिली का गरीब आदमी था। तो मेरे घर में फॉर्चुनेटली 2 डाइनिंग टेबल थी, किसी वजह से वो थी। तो मैं उसमें से एक डाइनिंग टेबल ले गया अपने ऑफिस, उसके साथ उसकी चेयर ले गया। तो मेरी रीडिंग डेस्क थी, मैं वो ले गया। इस तरह करके एक मैंने छोटा सा एक ऑफिस बनाया। लेकिन क्योंकि जब मैं जॉब में था, मैं एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करता था, मैं उसको हेड करता था। वो उसका नाम एनसीआर है। एनसीआर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, 135 इयर्स ओल्ड कंपनी है। उसका डिवीजन मैं लुक आफ्टर करता था। जब मैं अपने कंपनी में गया तो मुझे कुछ फहमी कह लें ये थी कि मुझे बहुत कुछ आता है और लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की तो विदिन पहले महीने में मुझे याद पड़ता है कोई 80 लाख रुपए का एक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। माशाल्लाह, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। सब हुआ ये था कि जो काम मैं पिछली कंपनी में करता था, वो काम मुझे अपनी कंपनी में वो जो क्लाइंट था उसने यहाँ दे दिया, क्योंकि उसको मेरे और मेरे टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस था। और मुझे उसने 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने में अपनी टीम बनाओ तो टेक ओवर कर लो सारा। तो जनाब यहाँ से मेरी कंपनी बनी। मैं इसके बाद एनसीआर का डिस्ट्रीब्यूटर बना पाकिस्तान में, और इस साल के शुरू तक मैं एनसीआर का डिस्ट्रीब्यूटर था। इस साल मेरे पोर्टफोलियो से एनसीआर का जो है वो मैंने अब मेरे पास नहीं है। शायद ये वही साइकिल है जो किसी और के पास चला गया है। कभी दोबारा। हाँ सर, लेकिन मैंने पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग द कोविड, आपको पता है कोविड में सवाए हम लोगों ने घर में बैठ के खाने के, मूवी देखने के और कुछ काम नहीं किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें आदमी को रीथिंक करने का मौका मिला कि जी हमने क्या गलतियां की, क्या हुआ, हम क्यों इस तरह इतना पीछे रह गए, वगैरह वगैरह। इसके बाद देखिए जब कोविड खत्म हुआ है तो पाकिस्तान में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बड़ा बूस्ट मिला है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो आईटी इंडस्ट्री है। और तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो रेस्टोरेंट, जो मेरी एक्सपर्टीज है टू सेटअप अ रेस्टोरेंट एंड रन द रेस्टोरेंट, उसकी ऑपरेशन, उसकी एसओपीज, तो जो स्टूडेंट बिरयानी ब्रांड है इसके साथ में लिंक तो बहुत पहले से था। तो मुझे फिर ये हुआ कि मैं इसको यूएई में वापस पूरी तरह से एस्टैब्लिश करूं तरीके से और उसकी मार्केट को गेन करूं। जी सर। फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। यूएई शिफ्ट ऐसे हो गया कि मैं यहाँ तो गया, मैं यहाँ भी रहता था, पाकिस्तान में रहता हूँ। मेरी वो कंपनी इंसोर्स अभी भी पाकिस्तान में है। मेरे बच्चे उसको रन करते हैं और मैं भी उसके अंदर एडवाइजरी रोल में अभी भी हूँ, और कभी कभी काम भी करता हूँ, मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये छोटी सी जर्नी थी। यहाँ आने के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मैंने जो काम किया, मुझे ये बहुत अच्छी मार्केट लगी। अगर आप
तरीके से काम करें। असल में ये मार्केट ऐसी है कि आपको फौरन रिस्पांस दे देती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर चीज आपकी सही है तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस फौरन मिल जाता है, क्योंकि ये मार्केट जो है रिलेटिव रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जी यहाँ सर। बहुत competition है, बहुत ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान में अगर 20-25 है तो यहाँ 240 ब्रांड होंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ऑब्वियसली जब आपने आईटी की तरफ इस काम को, आपने एक स्टार्टअप किया अपनी कंपनी का, तो ऑब्वियसली इसमें डाउनफॉल भी आता है और उस काम को लेकर चलना भी एक एक अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ऑब्वियसली एक एक आपने खुद बताया कि आपको एक बहुत अच्छा एक मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो उस फेज तक आने तक मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को और हमारे यूथ को बताएं कि आपने क्या क्या हर्डल्स उस बिजनेस में देखी। फिर ऑब्वियसली आपने फूड की तरफ भी अपना एक काफी अच्छा नाम बनाया है, बिरयानी स्टूडेंट बिरयानी, तो हम उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, देन वी विल डिस्कस दैट ऑफ। देखिए, एक्चुअली जिसको आप हैडल कह रही है ना, मैं उसको अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा पॉजिटिव की तरफ सोचूं। मेरे जहन में सिर्फ नेगेटिव ख्याल रात को आता है सोने से पहले, इससे पहले दिन में नहीं नेगेटिव नहीं आता। और जिस वक्त रात को आता है उस वक्त जिस वक्त मुझे कुछ करना नहीं होता, सोना होता है, तो दिन भर मैं पॉजिटिव रहता हूँ। सर वो जो तो ख्याल जिसको आते आप हैं बीट विद इट, कैसे उसको मुझे बिता? वो नेगेटिव ख्याल ये किया आता है कि पता नहीं शायद मेरी आखिरी रात होगी, कल मुझे कुछ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ओह माशाल्लाह, मतलब अभी भी प्रोडक्टिविटी रात सोने तक है दिमाग में हमारे। ये भी बड़ी प्रोडक्टिव सोच है, क्योंकि तो आप दिन में इतना बिजी रहते हैं ना कामों में, तो फिर चीजों में, तो होता क्या है कि जी मैं दिन भर मैं असल में हर्डल्स को मैं अपॉर्चुनिटी। देखिए, कंप्लेन को आपकी मर्जी होती है, कंप्लेन को आप सुन के अपना मूड खराब करें या उसको गौर करके उसको सही करने की कोशिश करें। ये अप्रोच का सारा अमल दखल है। मैंने जैसे आपको पहली बात सही की कि एक आदमी की अप्रोच ये थी कि यार अब हम जीतेंगे हारेंगे, दूसरी की अप्रोच ये थी कि इसको हम मारेंगे तो दफनाएंगे कहाँ। सारा गेम जो है ना, सारा गेम दुनिया में ये अप्रोच का है कि एंड आपकी अप्रोच। और आप कितने पॉजिटिव हैं हर एक स्टेप पे लाइफ के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज आपकी पर्सनालिटी में काफी, आई थिंक बहुत छोटी उम्र से ये चीज आप में डेवलप हुई है कि आपने उस चीज को, हर चीज को बड़ी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने मतलब ये चलाने की और करने की कोशिश की है। आजकल के टाइम पे पॉजिटिव होना भी बहुत बहुत बड़ी नेमत है। यस। तो सर कोविड के टाइम पर ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम था जब सब लोग घरों में बंद थे, तो आपकी क्या हॉबी थी उस टाइम पर, क्या किया? और वैसे भी आपकी क्या हॉबीज हैं, आप अपने काम के अलावा किस तरह ज्यादा रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? जो मेरी नंबर 1 हॉबी है ना, वो तो कोविड ने बंद कर दी थी, दैट इज ट्रैवलिंग। मेरे पास जब कभी भी थोड़े से पैसे जमा होते हैं, मैं कहीं ना कहीं चला जाता हूँ घूमने फिरने, नए कल्चर को देखता हूँ, नए लोगों को देखता हूँ। मुझे उस चेहरे देखकर, हंसता हुआ चेहरा देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, मैं उससे एनर्जी लेता हूँ। तो मेरी एक हॉबी तो थी ट्रैवलिंग, जो मेरी बंद हो गई। दूसरी हॉबी मेरी थी कि मैं मूवीज देखता हूँ बहुत ज्यादा। ये जब भी कल रात को भी मैं मूवी देख के यहाँ आया हूँ, फिर मेरा ख्याल है 3:30 बजे घर पहुंचा हूँ सुबह। लेट नाइट शोज में चले जाता हूँ अक्सर काम से फारिग होकर। तो मैं मूवीज बहुत देखता हूँ। अच्छा, मूवीज देखने में मैं जिस तरह की मूवी देखता हूँ, शायद वो मेरी बातों से उसका कोई लिंक नहीं बनता। जिस मूवी में मूवी स्टार्ट होते ही 25-30 आदमी का मर्डर नाम में उस मूवी में मुझे मजा नहीं आता। क्यों सर? ये तो सर बड़ी डिफरेंट बात की है आपने। मतलब जी, एक्शन मूवी पसंद है आपको? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं काम से जब फारिग हो जाता हूँ तो मैं नेगेटिव चीजें मेरे जहन में उस वक्त आती हैं। तो असल में ये कपाट है। जी अजीब सी है, मतलब मेरी खुद समझ में नहीं आता। मेरी फैमिली मेरे साथ कभी मूवी देखने नहीं जाती है आमतौर पे, और अगर जाती है तो मुझे उस मूवी में बहुत बोरियत होती है, क्योंकि वो लोग फैमिली जाती है तो फैमिली मूवी देख रही होती है, या फिर वो उनको अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी बेटी की अपनी पसंद है, बेटे को अपनी पसंद है।
तो और वाइफ को जो है वो अंग्रेजी मूवी बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जैसे हम एक मूवी देखने गए पिछले दिनों, तो मैं और वाइफ सारा वक्त तो बात ही करते रहे, बच्चे देखते रहे मूवी। और मूवी तो मूवी की टिकट आई थिंक वेस्ट हो गई फिर तो, है ना? असल में क्या बात। समटाइम क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इंसान के ना दिल में छोटी छोटी ख्वाहिशात आती हैं, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक। मुझे याद है जो लास्ट मूवी मैं फैमिली के साथ देखने गया, वो मूवी मैं कराची में था उस वक्त। मुझे कोई याद पड़ता है 10 बजे या 10:30 बजे रात को मेरी बेटी ने खाने के टेबल पे बोला कि पापा बहुत दिन से मूवी नहीं देखी है। मैंने कहा बेटा कौन सा मसला है, अभी चलते हैं। कहते अभी अभी जा सकते हैं हम लोग। मैंने कहा जा सकते हैं। मैंने उसी वक्त कॉल किया, कॉल सेंटर से मूवी की टिकट बुक की और मैं और वाइफ और बेटी चले गए मूवी देखने। ये बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। जब ये इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिश आपकी पूरी होती है ना, तो आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। आप फिर इसके बाद ये चीजें पूरी होती है तो आप इसके बाद बड़ी चीजें सोचने का सोचते हैं क्या। ये कभी भी छोटी छोटी चीजों को कभी जिंदगी से ना बाहर नहीं निकाला करें। दिल चाहता है ना रात चलते हुए कुल्फी खाने का, आदमी को कुल्फी खा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसलिए रात को खाई थी। मैं तो अभी भी इस्लामाबाद वाली कुल्फी खाई होगी, F7 वाली आपने? यस सर, इस्लामाबाद वाली कुल्फी थी पर बहुत ही मजेदार थी। ये ना जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चाहिए, आप उसे वेस्ट ना करें। यकीन करें रात चलते अभी भी मुझे अमरूद वाला कहीं मिलता है ना, तो मैं उसको रोक के उससे 2 अमरूद ले लेता हूँ और वही उससे काट के उसमें मसाले वसाले डाल के मैं खा लेता हूँ। मेरे वाइफ अक्सर कहती है आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल भी होना चाहिए, कोई देख लेगा क्या कहेगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम इस एज फैक्टर में आ गए हैं कि हमारी जो है ना एक्टिविटी को उस एंगल से नहीं देखा जाता। तो छोटी ख्वाहिश ना आदमी को ना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बड़ी ख्वाहिश तो देखिए पता नहीं आदमी पूरी हो सकती है नहीं हो सकती, वो अल्लाह को पता होता है। तो आपके एक्सेस में है ना वो फौरन कर लेना चाहिए। सर पता नहीं आपके सवाल का जवाब वही जवाब दे रहा हूँ जो आप सुनना चाह रही हैं या कुछ और दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप मुझे टोक दीजिए। आपकी हॉबीज ज्यादातर ट्रैवलिंग रुक गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे का बहुत जखीरा है लेकिन वक्त की कमी है और पीछे हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूँ क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी है कि बहुत ही नॉलेजेबल चीजें सुनने को मिलेंगी। तो हमने आपके एक इंटरव्यू में ये भी सुना था कि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। बहुत मुझे आप ये समझ लें कि अगर मुझे कहीं से पता चल जाए शहर में कोई इवेंट हो रहा है तो मैं उसको अटेंड करने की कोशिश भी करता हूँ और साथ साथ मुझे प्ले करने का भी शौक है। मगर अनफॉर्चुनेटली वायलिन मुझे बहुत ज्यादा शौक है वायलिन का। और मेरा ये कहना है कि वायलिन जो है वो हाथ से नहीं बजाया जाता, वो दिल से बजाया जाता है। वायलिन के लिए आपके अगर वो है ना जो जिस तरह की आपकी सोच है, जो आप सुनना चाहते हैं आपके दिमाग में और दिल में, वो आपके हाथ से फिर उसकी आवाज निकलती है। तो वायलिन बहुत मुश्किल है बजाना, मुझे अभी तक नहीं आता पूरी तरह से। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्द सीखूं। जी सर, फिर हम आपके साथ एक शो में आपसे वायलिन सुनना भी चाहेंगे। सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं सर से, सर स्टूडेंट बिरयानी मैंने ट्राई की है, बड़े मजे की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी जैसे बहुत से यूथ में लोग हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं अपना स्टार्टअप करना, और जो स्टार्टअप है वो आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूज अमाउंट के साथ ही होता है जिस तरह का आज का दौर है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बैठे भी अपने स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और क्योंकि बाज़ औक़ात इनोवेशन की कमी होती है स्टार्टअप के अंदर, आइडिया प्लान के अंदर, तो लोगों का वो स्टार्टअप इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ इस चीज की कि आप क्या इस चीज पे अपना आप अपनी सोच बताएंगे कि इसमें क्या बेहतर आइडिया आ सकता है कि अगर किसी ने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है रिगार्डिंग टू फूड, कुछ भी हो, बेकिंग स्टफ हो या खाने का कुछ हो, तो उसको किस तरह से लेके चलें और किस तरह से मार्केट जनरेट की जाए, क्या ऐसी चीजें हो। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने जो सक्सेसफुल करें उस बिजनेस को सक्सेसफुल करें। आप लोग इस्लामाबाद से है ना, मैं आपको इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ। आप जब F6 से F7 की तरफ जा रही होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कार के ऊपर एक बर्गर शॉप नजर आएगी। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया नहीं किया।
उसने एक वैन के ऊपर, यंग लड़के हैं वो, एजुकेटेड पढ़े लिखे लड़के लगते हैं, उन्होंने बर्गर की एक शॉप बनाई हुई है और वो काफी फेमस है वहां पे। इसी तरह से जहां से आप कुल्फी खाती हैं इस्लामाबाद में, F7 मरकज में, उसके बाद भी एक, इसके साथ भी एक बर्गर वाला है जो ग्रिल के ऊपर बर्गर बनाता है, वो भी काफी फेमस है। देखें, बिजनेस के लिए ना पैसा नहीं चाहिए होता है, बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए होता है, और साथ में कॉन्फिडेंस एंड फोकस होना जरूरी होता है। स्टार्टअप का मतलब ही यही होता है कि वो आदमी जिसने कभी काम नहीं किया, वो एक नया काम शुरू करने जा रहा है। उसमें उसके पास क्या होता है, सबसे पहले उसके पास आइडिया होता है। उस आइडिया को बेस करके, अगर उसका आइडिया ये है कि उसने एक बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट एरिया डेवलप करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसको पैसा चाहिए। वो रिलेट करता है कि किस बिजनेस में वो जाना चाहता है। बहुत से लोगों ने बहुत छोटे छोटे, मैं स्टूडेंट बिरयानी की एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या लगता है स्टूडेंट बिरयानी कैसे स्टार्ट हुई थी? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नो, नहीं सर। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप लोग कराची से नहीं है। स्टूडेंट बिरयानी जो है, एक साहब थे, ऑलमोस्ट उनकी एज अराउंड 40 इयर्स थी, हाजी मोहम्मद अली। उन्होंने, उनकी बेगम ने घर में बिरयानी बनाई थी। वो उस बिरयानी की छोटी सी देगची लेके एम्प्रेस मार्केट के पर जाके एक ठेले के ऊपर बिरयानी रख के वो खड़े हो गए थे, और वहां से उन्होंने बिरयानी बेचना शुरू किया। ये स्टार्टअप आज से 50 साल पहले का था, मोर देन 50 इयर्स। स्टूडेंट बिरयानी की जो ब्रांड एज है, मोर देन 50 इयर्स है। ओके। और इसके बाद वो बहुत अरसा तक उसी जगह को एक्सपेंड करते रहे। उनकी कोई दुकान भी नहीं थी। वो सुबह आते थे, उस ठेले पे रखते थे, लोग आते थे, पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करते थे, वहीं से खाते थे, या खड़े होके वहीं से खाते थे, चले जाते थे। शाम को ये ठेला लेके अपने घर चले जाते थे। बहुत अरसा तक ये होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो पार्किंग लॉट बड़ा होता चला गया, भरता चला गया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एक आउटलेट बनाया। उसके बाद वहां से चीजें मल्टीप्लाई होती गई। अब वो आउटलेट इतना बड़ा है, तो वहां शायद 2000 आदमी भी आ जाएं तो वो खाना एक साथ बैठ के खा सकते हैं। मगर स्टार्ट उसका बहुत छोटा था। इसके बाद कुछ 40 साल तक उन्होंने कोई दूसरी टीम की एक ही ब्रांच थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेंड करने का सोचा। फिर एक दूसरी ब्रांच बनी, तीसरी ब्रांच बनी, फिर एक साल के अंदर 18 ब्रांच हो गई। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर निकले, दुबई आ गए। दुबई में 6 आउटलेट हो गई, 7वीं खुलने जा रही है। सऊदी अरब में भी आउटलेट हो गई, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 आउटलेट हो गई, कनाडा में भी हो गई, यूएसए में भी हो गई। अब लोगों को देख के लगता है कि यार ये बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन स्टार्ट तो ठेले से हुआ था ना, और पैसे से नहीं हुआ था, आइडिया से हुआ था, फोकस होके हुआ था। और टेस्ट के खाने का जब तक टेस्ट ना हो तो लोगों को तो वो चीज पसंद नहीं। टेस्ट का मैं बताऊं आपको, कुछ लोगों को हमारी बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहते हैं बहुत खराब बिरयानी, क्या बिरयानी है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल चीज ये है कि आप फोकस कितना है अपने प्रोडक्ट को लेके, कॉन्फिडेंट कितना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चीजों को सपोर्ट करती है आपकी प्रोग्रेस में। ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी काम के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, आइडिया चाहिए होता है सबसे पहले। सर हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए हैं, तो हम उसमें बस रुबाब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। जी रुबाब। सर आपकी लाइफ की 3 बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट कौन सी है? फर्स्ट, मेरी शादी एक ऐसी औरत से हुई जो आज तक मेरे साथ है, और हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरी वाइफ की वजह से जो मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह, हम V5 हम कहते हैं, और हम बहुत खुश फैमिली है। हमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पर्सनल सी बात है। एक टाइम आया था आज से 3 साल पहले, मेरी लाइफ के बारे में डॉक्टर ने ये कहा था कि शायद मेरे 15% चांस है बचने की, 15 से 20%। उस वक्त ये कहा था, आई वेंट थ्रू लिवर ट्रांसप्लांट। बहुत ही, और आपके शहर इस्लामाबाद में ही मेरी सर्जरी हुई थी।
और मैं उस प्रोसेस से गुजर के आ गया और माशाल्लाह उसके बाद मेरे में पहले से ज्यादा काम करने की सलाहियत है। नंबर 2, अल्लाह ताला इससे आपको ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा पैसे की मुझे कभी भी ख्वाहिश नहीं है, ना अब है ना मुझे लगता है मुझे आगे भी होगी। मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, मैं डाउन टू अर्थ नहीं कहूंगा, मेरी अपनी चॉइस है, उस चॉइस से पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरी नापसंद पसंद बिल्कुल अपनी जगह फिक्स है। मैं खाना अच्छा खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कपड़े भी अच्छे पहनूं। फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करता, सफर इकोनॉमी क्लास में करता हूँ, लेकिन करता बहुत हूँ। जहाँ बाहर जाता हूँ जो उनकी खास चीजें होती है जरूर ट्राई करता, इससे मतलब मुझे कोई ना मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई। मुझे जो कुछ है ना वो सब कुछ हो चुका है मेरा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं है सर। सर आप हमें आप यूथ को और CXO कितने भी मेंबर्स उनको जाते हुए इस इंटरव्यू के इख्तिताम में क्या आप अच्छी बात एक कहना चाहते हैं जो आपने अपनी लाइफ से लर्न की है और आपको लगता है कि ये लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन हो सकती है स्पेशली आज के टाइम पे? आज के टाइम पर? देखिए मैं एक चीज बताऊं कि आदमी को कभी हार नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि उसको ये नहीं पता होता ये जो उसकी हार है ये एक्चुअली हार है या अगली बड़ी जीत की तैयारी है। आदमी बेशक। को हार नहीं मानना, तो ये कभी भी हार ना मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि जिस दिन आप मायूस हो गए आपकी क्वालिटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो कुछ भी आपके अंदर है सब खत्म हो जाता है। थैंक यू सो हार मच। आदमी को नहीं माननी चाहिए। मैं ना नहीं कोट करना चाहता, लेकिन आदमी को आखिरी बॉल तक जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। थैंक यू सो और मच मैं सर। बहुत मुतसिल हूँ उस आदमी से जो भी ये बात कहता है ना आखिरी बॉल तक जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए, हार कभी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इंटरव्यू था तो आपने बहुत अप्रिशिएट किया है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।